हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो चैप्टर लेकर आए वो क्लास 10th का है, भूगोल चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। तो पहले हमें एक संसाधन पता होनी चाहिए आखिर क्या होते हैं। संसाधन वे वस्तु होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, वर्गीकृत किया गया, जो मैंने आपको इसमें दिखा रखा है, हमारी जो नोट्स में इजीली बताया गया है। उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधनों को बांटा गया, जैव और अजैव। समाप्ति के आधार पर जिसे बांटा है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर बांटा है संभावी, विकसित, भंडार तथा संचित को। और मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो बन रखा है हमारे ट्रायंगल में। मानव क्या करता है, प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, इन सब में क्या इसमें योगदान है। अगला है संसाधन, इजीली समझाया गया। संसाधन को दो हिस्सों में बांट दिया। प्राकृतिक वे संसाधन है जो हमें क्या होने नेचुरली पहले से मिल रखे हैं। फॉर एग्जांपल चट्टान, सोइल हो गया, समुद्र, महासागर, ये पहले से। मानवीय संसाधन वे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित किए गए, जैसे पंखा हो गया, है ना, टीवी हो गया, फोन हो गया, ये मानव द्वारा बनाए। प्राकृतिक संसाधन को दो हिस्सों में बांटा है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वे संसाधन जिन्हें आप पुनः कर सकते हो विकसित, अनवीकरणीय जिन्हें आप पुनः विकसित तो कर सकते हो लेकिन उनको बनने में क्या लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय संसाधन को दो संरचनाएं और संस्थाएं में बांटा है और मात्रा और गुणवत्ता में बांटा गया। नवीकरणीय संसाधन सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन चल और जैव संसाधनों में बांटा गया। फिर जैव संसाधनों को वन और वन्य जीवनों में बांटा है। फिर अनवीकरणीय संसाधनों को पुनः चक्रीय, जो मतलब क्या कर सकते हो, दोबारा आप रिसाइकल का बना सकते हो, और अचक्रीय उनको आप क्या दोबारा परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये था दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो आगे पढ़ते हैं संसाधन के प्रकार, जो मैंने बताए थे अभी। जितने भी संसाधन, उन्हीं को क्या कर दिया गया, यहाँ पे एक्सप्लेन करा बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में और ईजिली छोटे छोटे वर्डों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को ईजिली समझ आ जाए। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनके अंदर क्या है, जीवन है ना, जैसे कि जानवर हो गए, मनुष्य हो गए। फिर अजैव संसाधन जिनके अंदर जान नहीं है, फॉर एग्जांपल चट्टान हो गए, धातु हो गए। नवीकरणीय वह संसाधन जिन्हें आप पुनः विकसित कर सकते हो, है ना, जैसे कि पवन ऊर्जा, जल इत्यादि। आपको क्या कर सकते हो, उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है जिन्हें, है ना। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका विकास एक लंबे समय के लिए होता है। एक लंबे समय में उनका क्या होता है, मतलब लाखों वर्ष, कई सालों लग जाते हैं उनको बनने में, जैसे कि खनिज हो गया, जीवाश्म हो गए। व्यक्तिगत संसाधन, इन संसाधनों का अर्थ यह है कि कुछ संसाधन निजी व्यक्तियों के हाथ में, कुछ संसाधनों को क्या दिया गया, कुछ व्यक्तियों के हाथों में दे दिया गया, जैसे कि बाग, चरागाह, तालाब तथा कुएं, वो अपने इजीली बना सकते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। देखो दोस्तों, कोई भी अगर परिभाषा आती है, अगर आप उससे परिचित हो, अपरिचित हो, मतलब आपको पता नहीं है और आप बैठ गए और आपको डेफिनेशन किसी ने पूछ लिया, परिभाषा पूछता है, मैं हिंदी की बात करूँ तो आप इजीली आप उसका छंदी विच्छेद, आपको पता होगा 10th में भाई पढ़ रखा होगा आपने, इजीली पढ़ा होगा 10th से पहले छंदी विच्छेद करना टीचरों ने सिखाते हैं। हिंदी में छंदी विच्छेद स्कूलों में भी सिखाते, तो उनका क्या कर दिया करो, वर्डों को तोड़ दिया करो, तो उसी में छिपे रहते हो। आधे से ज़्यादा जो परिभाषा होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है, हमारे क्या है, क्वेश्चन में छुपी होती है उनके आंसर। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जिनमें सारे संसाधन क्या समुदाय के सभी व्यक्तियों के लिए क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए शमशान घाट हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गए, ये सब। राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जो पूरे देश में, एक देश में जो भी संसाधन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे जल संसाधन हो गया, राजनीतिक सीमाओं के अंदर जितनी भी भूमि है वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, ऐसे संसाधन जिसमें विश्व स्तर पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या करती है, संसाधनों को नियंत्रित करती है। ऐसे संसाधन है जो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि महासागर हो गया, समुद्र हो गया, उसमें किसी देश का तो कब्जा नहीं होता, किसी देश का अधिपत्य नहीं होता, वो क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है जो उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। फिर है विकास के स्तर पर जो संसाधनों को बांटा गया है, तो उसमें से पहला है संभावी संसाधन, मतलब संभावना। ऐसे संसाधन जो प्रदेश में है तो सही, लेकिन उनका ठीक ठीक तरह से क्या प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, संभावी साधन। जैसे राजस्थान में और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा तो है, लेकिन उनका विकास क्या हो रहा है, सही ढंग से नहीं हो रहा है। अगला है विकसित संसाधन, जिसका नाम ही है विकसित, तो क्या होगा, विकसित होगा पूरी तरह। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और इन संसाधनों को पूर्ण रूप से क्या कर चुके हैं, विकास हो चुका है। उसके बाद है भंडार। ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो है लेकिन उनका सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास क्या तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन ईंधन तो है लेकिन क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कैसे हो पाएगा, तो इसे भंडार कहते हैं। सतत पोषणीय विकास, जो कि हर बार पूछ लिया जाता है कभी ना कभी, तो सतत पोषणीय विकास क्या है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम क्या करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए उसको क्या रखते हैं, बचा कर रखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। मानव क्या कर रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा जो है, मानव क्या करे, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। अब इससे कुछ समस्या पैदा हो रही होगी, है ना, अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ क्या पड़ेगा, समस्या पड़ेगी, लोगों को कुछ समस्या उत्पन्न होगी। तो वो समस्या क्या है, कुछ संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है, जो पर्यावरण संकट पे आ जा रहा है, जैसे कि प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है, भूमंडलीय का तापमान में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ओजोन जो परत है उसके जो छेद है वो क्या होते जा रहा है, कमजोर पड़ते जा रहा है ना। इसी कारण संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के क्या है, हाथों में है, जिससे अमीरी और गरीबी में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। एक समस्या ये हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों क्या क्या होते जा रहा है, हास होते जा रहा है, संसाधन एकदम खत्म होते जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसी में से बनते हैं, जो दो मैंने दिखा रखे आपके सामने है, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में इजीली आप समझ सकते हो। तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, जून 1992 में। कहाँ पर होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क के रियो डी जेनेरो में होता है। कहाँ पर होता है, ब्राजील के नगर में रियो डी जेनेरो, ठीक है, होता है ये सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या होता है, 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, मतलब विभिन्न देशों के क्या पहुंचते हैं वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं, और इस सम्मेलन में वो एक साथ बैठते हैं और भूमंडलीय जलवायु में परिवर्तन और जैविक विविधताओं के एक घोषणा पत्र पर क्या करते हैं, साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। अब एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पर्यावरण सम्मेलन अर्थात संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन ने स्वीकृति दी थी। ठीक है, इसको किसको, एजेंडा 21 को। इस सम्मेलन में समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम क्या करें, आपस में इकट्ठा हुए, तालमेल बनाए, सहयोग बनाए और पर्यावरण जैसे क्षति पहुंच रही पर्यावरण को, इसका क्या करें, निपटारा करें।
अगला जो है लास्ट, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय का क्या अपना अपना एक क्या एजेंडा 21 तैयार हो। अब देखो अगला जो टॉपिक है, भूमि संरक्षण के उपाय। भूमि भूमि तो पता है आपको, भूभाग हो गया, जमीन होगी, भूमि वो कहलाती है। संरक्षण क्या होता है? संरक्षण के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है जो आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे को तो दिख रहा है दोस्तों। उसका नाम है क्या? सुरक्षा। हाँ, क्या है? सुरक्षा। आखिर भूमि को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं? तो पहला पॉइंट है, खनन कार्यों को नियंत्रित किया जाए तथा खनन के बाद खदानों को भरा जाए। मतलब क्या? खनन मतलब यहाँ पर खुदाई की बात कर रहा है। जब खुदाई की जाती है तो उसको ऐसे ही छोड़ देता है, क्या हो जाती है? उससे कमजोर पड़ जाती है और ढल जाती है, धस जाती है कभी, है ना, भूकंप, ऐसी स्थिति। तो उसको क्या कर देना चाहिए? भर देना चाहिए, जिससे भूमि क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। फिर दूसरा है, बंजर पड़ी हुई भूमियों का क्या करा जाए? उचित से उचित प्रबंधन किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। बंजर भूमि उपजाऊ भूमि कैसे बनानी है, ऐसे प्रबंधन किए जाए। तो जितने भी चरवाहे होते हैं उनके जो क्षेत्र है क्या करते हैं? निश्चित करते हैं कि इसी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो? अपने पशुओं को घुमा फिरा सकते हो। अगला जो लास्ट है, वनों की अत्यधिक कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा? वन का क्या होगा? विकास होगा। वन क्षेत्रों का क्या होगा? विकास होगा। देखियो, हमने एक इसमें बताया आपको, जो एक क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ मैं, जो मृदाओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन, बांटना होता है। देखो मृदाओं को कितने पार्टों में बांटा है? 6 पार्टों में बांटा है, जिसमें से 3 एकदम जो इंपॉर्टेंट है, एक है जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लैटराइट। ये 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि बाकी भी नहीं पढ़ने, बाकी भी पढ़कर जाने, लेकिन जो मोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना वो ये 3 मिट्टियों का नाम है। तो आइए पढ़ते हैं, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगला पढ़ते हैं, ये देखिए जलोढ़ मृदा के बारे में। पहला जो है जलोढ़ मृदा में, ये जो मिट्टी होती है क्या होती है? उपजाऊ होती है। इस मिट्टी के अंदर पोटास, फॉस्फोरस, चूना अधिक मात्रा में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर इसके जलोढ़ मृदा में क्या, गेहूँ, गन्ने, चावल जैसे अन्य दालों को उगाया जाता है। दलहन मतलब यहाँ पर जितने भी दालों के फसलें होती है उनकी बात करें। ये मिट्टी अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। मतलब क्या की जाती है? अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या की जाती है? खेती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी होती है क्या होती है? उपजाऊ होती है। अगली है काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगार मृदा भी कहा जाता है। और ये जो काली मिट्टी है इसका जो निर्माण होता है किससे? ज्वालामुखी से होता है। क्या? ज्वालामुखी के जो लावे उससे क्या होता है? इसका निर्माण होता है। और काली मिट्टी को काली कपास मृदा भी कहा जाता है, इनका नाम याद रखना। ये मिट्टी क्या होती है? काली होती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? एल्युमिनियम और लोहे, जिसके कारण ये क्या होता है? इसका कलर काला होता है। और गर्म और शुष्क मौसम में इसमें नमी निकलने से मिट्टी में चौड़ी और गहरी दरारें क्या हो जाती है? पड़ जाती है। किसमें? काली मिट्टी में। ये मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लोहा, एल्युमिनियम और चूने से जैसे पौष्टिक तत्व क्या होते हैं? परिपूर्ण होते हैं। ये सब इनमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लेकिन इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा की कमी होती है। कपास के अलावा ये जो मिट्टी है कपास के लिए फेमस है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? काली कपास मृदा। ठीक है, याद रखना। ये नहीं कि इसमें केवल और केवल कपास उगाई जाती है, बाकी भी उगाई जाती है, जैसे गन्ने हो गए, गेहूँ हो गया, ऐसी चीज़ इसमें क्या होती है? उगाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी, यह मिट्टी क्या है? जो लाल मिट्टी है उसके बारे में बताया। यह मिट्टी ग्रेनाइट जैसे खेदार आग्नेय शैलों तथा नीच जैसे कायांतरित शैलों के अपेक्षा से बनी है। यह मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। और ये कहाँ? चट्टानों और लोहे धातु के प्रसार के कारण होता है। ये ज़्यादातर आपको लाल मिट्टी पहाड़ों जैसे क्षेत्रों में जाओगे तो इजीली आपको देखने को मिलेंगे। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। किसके कारण? जल योजन। प्रायद्वीप पठार के पूर्वी और दक्षिणी पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेंगे? लाल मिट्टी वहाँ को ज़्यादातर पाई जाती है। अब जो आता है अगला क्वेश्चन, लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से निकल के बना है, लैटर से, जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। यह मिट्टी मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम तथा मेघालय के पहाड़ क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में क्या होती है? लैटराइट मृदा पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जाती है। इसमें हमें क्या डालने पड़ते? उर्वरक डालने पड़ते, तभी इसमें आप खेती कर सकते हो। जैसे कर्नाटक और केरल में, तमिलनाडु में क्या चाय के जितने भी बागान आपने देखोगे यहाँ पे ज़्यादा दिखे, तो वहाँ पर क्या है? लैटराइट मृदा, जिसमें रासायनिक उर्वरक डाल के क्या की जाती है? खेती की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटराइट मिट्टी काजू के लिए क्या है? फेमस है। ठीक है, काजू के लिए लैटराइट मृदा। कपास के लिए कौन सी मृदा? काली मृदा। फिर मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल और भूरा होता है। ये मिट्टी आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। क्या होती है? लवणीय मतलब क्या होती है? नमकीन होती है। ये कुछ क्षेत्रों में तो नमक इतनी मात्रा में होता है कि उससे क्या करते हैं? उसका मतलब झीलों से उसको निकालकर उससे क्या बना दिया जाता है? नमक बना दिया जाता है। और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक हो जाता है, जिससे मिट्टी की नमी की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। और जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है इसका वो है चादर अप्रदन। जो मैंने जो डेफिनेशन दी है ना, चादर अप्रदन हो गया, समोच्च जोताई होगी, पट्टी कृषि होगी। हमारे बुक का आप जब भूगोल के चैप्टर खोलोगे तो उसमें लास्ट पन्ने पर ये सारी जितनी भी चीज़ें बताई वो सब इसमें धोई होंगी। और मैंने इसे, तो ये हमारा इस चैप्टर का क्या लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो पढ़ते आइए। चादर अप्रदन क्या है? कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर क्या होता है? बहता है, जिससे क्या होता है? उस क्षेत्र के ऊपर मिट्टी घुलकर क्या होती है? जल के साथ बह जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? चादर अप्रदन। फिर है अगला, समोच्च जोताई क्या होती है? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने की ढाल के साथ जल बहाव की गति क्या रहती है? घटती है। इसे ही समोच्च जोताई कहा जाता है। पट्टी कृषि का परिभाषित कीजिए। बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है और उसके फसलों के बीच में क्या उगा दी जाती है? घास उगा दी जाती है, और ये पवनों द्वारा जनहित बल को कमजोर करती है। इस तरीकों को क्या बोलते हैं? पट्टी कृषि बोलते हैं। तो दोस्तों मेरे को लगता होगा आपको चैप्टर आसानी से समझ आ चुका होगा। समझ आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और